आइए दोस्तों चलते हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन गोली सतह से गोली दर्पण से संबंधित विभिन्न राशियों में अंतर संबंध। तो देखिए दोस्तों ये किस प्रकार से होते हैं विभिन्न राशियों में अंतर संबंध। तो देखिए वस्तु की आप देखेंगे वस्तु की गोली दर्पण से भिन्न भिन्न स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंब की गोली दर्पण से दूरी भी भिन्न भिन्न होती है और प्रतिबिंबों के आकार भी भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब वस्तु के दूरी को जो है आप क्या कर रहे हैं, गोली दर्पण से बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, उस अनुसार प्रतिबिंब जो बन रही है उसकी भी जो आकार है वो भिन्न भिन्न हो रही है। क्या इन विभिन्न स्थितियों में दर्पण से संबंधित भौतिक राशियों में कोई निश्चित संबंध हो सकता है? और इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए हम दर्पण से संबंधित विभिन्न राशियों को सर्वप्रथम चर एवं अचर राशियों में बांटने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों सर्वप्रथम चर और अचर राशि। तो अचर राशि क्या होता है? अचर राशियां जो है इन राशियों का मान एक दर्पण के लिए निश्चित होती है। हमेशा इन राशियों का मान जो है किसी दर्पण के लिए निश्चित होती है, उसे हम अचर राशि कहते हैं। और जिन राशियों का मान बदलते रहता है उसे हम चर राशि कहते हैं। इन राशियों का मान एक दर्पण के लिए बदलता रहता है। तो देखिए कौन कौन से अचर राशि और चर राशि हो सकते हैं। तो एक दर्पण के लिए अचर राशि जो है दर्पण की फोकस दूरी। आपने कोई दर्पण लिया है तो उसका फोकस दूरी है क्या है, निश्चित होगी, वो नहीं बदलेगी दोस्तों। उसी प्रकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या वो नहीं बदल सकती। वस्तु की लंबाई, अगर आपने जितने भी हाइट की एक वस्तु ली हुई है उस वस्तु का तो है लंबाई आप नहीं बदल सकते, है ना। तो क्या चीज बदला जा सकता है? बदला ये जा सकता है वस्तु की दर्पण से दूरी। आप जो है दूरी घटा बढ़ा सकते हैं किसी वस्तु का दर्पण से, तो ये चर राशि के अंतर्गत आएगा। वैसे ही प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, तो जो प्रतिबिंब की रचना हो रही है वो दर्पण से दूर हो सकती है या फिर पास में हो सकती है, तो ये चर राशि के अंतर्गत आएगा। प्रतिबिंब की लंबाई, अब प्रतिबिंब की लंबाई घट सकती है या बढ़ सकती है, इस वजह से भी चर राशि आएगा। और दर्पण की आवर्धन क्षमता, तो दर्पण का जो आवर्धन क्षमता है वो भी चर राशि के अंतर्गत आता है दोस्तों। आइए अब देखते हैं गोली दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r में संबंध। तो देखिए दोस्तों यहां पास मैंने एक गोली दर्पण लिया हुआ है और अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण पे आपको काली लाइन दिख रही है, ये जो है मुख्य अक्ष है। और प्रकाश किरण ए भी जो है किससे, अवतल दर्पण से जाकर के टकरा रही है और वो मुख्य अक्ष के बराबर जा रही है। तो कहां से होकर के परिवर्तित होगी? वो जो है फोकस बिंदु से होकर के परिवर्तित हो रही है। इस प्रकार मैंने ए बी जो है क्या है, एक प्रकाश किरण है। सी जो है वक्रता केंद्र है गोली दर्पण का। पी आपको दिखलाई पड़ रही है, ये जो है ध्रुव है दर्पण का। और एफ जो है फोकस बिंदु है। उसी प्रकार से आप देखेंगे वक्रता केंद्र और दर्पण की जो दूरी होती है उसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसी प्रकार से फोकस बिंदु और दर्पण की बीच की दूरी को जो है हम फोकस दूरी के नाम से जानते हैं, जिसे एफ से हम प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा, मैंने बना लिया है। अब हम देखेंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से होती है। इसके लिए सर्वप्रथम हम देखते हैं कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा सी बी एफ। आप यहां पास देख पा रहे होंगे ए बी और सी, ये वाला कोण तीनों मतलब ए बी और सी वक्रता केंद्र तक की, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा सी बी एफ के परावर्तन के नियम के हिसाब से। क्यों बराबर होगा? क्योंकि परावर्तन का नियम यहां पर लागू हो रहा है, ठीक है। और यही जो है हमारा हो जाएगा पहला समीकरण। चूंकि आप देखिए, चूंकि ए बी जो है मुख्य अक्ष, देखिए मुख्य अक्ष पर क्या है, ये आप देखेंगे ए बी जो है मुख्य अक्ष के समानांतर है, ठीक है। तो समानांतर किसके समानांतर है? मुख्य अक्ष के, सीपी के क्या है, समांतर है। उस स्थिति में हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए बी समांतर है सीपी के, ऐसा लिख सकते हैं हम। और इसी में आप देखिए यहां पास बी सी जो है आपको दिखलाई पड़ रही होगी, बी और सी ये जो है ये क्या है, एक अभिलंब है। मतलब ये क्या कर रही है,
ये जो है काट रही है दोनों को, ए बी को भी काट रही है और सी पी को भी काट रही है। ठीक है, तो यहां पास हम लिख लेते हैं और बी सी काटती है। ठीक, अब देखिए, अतः ए बी सी बराबर बी सी एफ एकांतर कोण है, एकांतर कोण, और यही जो है हमारा दूसरा समीकरण है। अब देखिए दोस्तों, अब त्रिभुज सी बी एफ, यहां पर एक त्रिभुज का निर्माण हो रही है। आप देखेंगे तो कहां निर्माण हो रही है, सी बी और एफ, ये जो है नीचे मैंने यहां पर त्रिभुज बना लिया है सी बी एफ, और इसमें सी बी एफ में आप देखिए समीकरण पहला व समीकरण दूसरा, दोनों को लेने पर दोनों से क्या आ जाएगा, बी सी एफ बराबर हो जाएगा सी बी एफ। ठीक है, अतः देखिए सी एफ बराबर बी एफ, समान कोण के सामने की भुजा हमेशा बराबर होती है, तो समान कोण सामने की भुजा बराबर होती है, और यही जो है क्या हो जाएगा, हमारा तीसरा समीकरण हो जाएगा। देखिए, यदि आप देखिए, यदि बिंदु बी, यहां पास आपको दिखलाई पड़ रही होगी, यदि बिंदु बी पी के अत्यंत समीप है, तो क्या हो रहा है, बिंदु पी दर्पण के ध्रुव पी के अत्यंत समीप, मान लो दर्पण के अत्यंत समीप है, उस स्थिति में क्या हो जाता है, बी एफ बराबर है पी एफ के, ये जो हो जाएगा हमारा चौथा समीकरण। अतः आप देखिए, अतः समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर हो गया पी एफ के, ये हो जाएगा समीकरण 5। अब देखिए दोस्तों, यहां पास क्या होगा, अब इस स्थिति में पी सी बराबर हो जाएगा सी एफ प्लस पी एफ के। आप देखते रहिए, यहां पास मैंने जो है चित्र बनाया हुआ है, उसमें आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि एक चीज, पी सी जो है, पी सी आपको दिखलाई पड़ रही होगी, पी और ये सी, ये बराबर है किसके बराबर है, सी एफ प्लस पी एफ के, यहां पास आपको देख पा रहे होंगे, है ना। तो पी सी बराबर है सी एफ प्लस पी एफ, परंतु देखिए, परंतु 5 से, तो 5 से किस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 से लिख सकते हैं पी सी बराबर पी एफ प्लस पी एफ। ठीक है, पी सी बराबर 2pf, इस प्रकार से भी हम इसको रख सकते हैं, या फिर हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पी एफ हमको निकालना है, तो पी एफ बराबर पी सी अपॉन 2, ऐसा भी कर सकते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा दोस्तों, अर्थात ये हो जाएगा फोकस दूरी बराबर 1/2 वक्रता त्रिज्या, अतः f बराबर r अपॉन 2, ये हो जाएगा। अब देखिए, अतः किसी गोली अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और यह संबंध उत्तल दर्पण के लिए भी सत्य है। ये किसके लिए भी सत्य है, उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं गोली दर्पण की फोकस दूरी f, दर्पण से वस्तु की दूरी u व प्रतिबिंब की दूरी v, इसी प्रकार से हम मान इसको रखते हैं। अब इनमें संबंध देखते हैं दर्पण सूत्र के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, गोली दर्पण में ध्रुव से वस्तु की दूरी u कहलाती है, आप सभी जानते हैं v से u से ही हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, अब एक प्रतिबिंब बन रही है कहीं पास, तो दर्पण से, दर्पण का जो ध्रुव है वहां से प्रतिबिंब की दूरी को हम v से प्रदर्शित करते हैं, और ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को f कहलाती है, f से प्रदर्शित करते हैं। इन तीनों राशियों के बीच एक संबंध है जिसे दर्पण सूत्र द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और यह है दोस्तों दर्पण
सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और यह संबंध सभी प्रकार के गोली दर्पणों के लिए तथा वस्तु की सभी स्थितियों के लिए मान्य है। और प्रश्न को जिस समय आप हल करते रहेंगे ना, उस समय आपको ध्यान यह देना है, दर्पण सूत्र में आए f तथा r के मान प्रतिस्थापित कर लें एक दूसरे से। कभी r आया तो उस जगह आप f का मान बता सकते हैं, f की जगह r का मान, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। लेकिन प्रतिस्थापित करते समय इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है, अवतल दर्पण के लिए u तथा f के मान सदैव ऋणात्मक होते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v का मान ऋणात्मक तथा आभासी प्रतिबिंब के लिए v का मान धनात्मक होता है। ये क्यों ऐसा होता है? याद रखिए, पहले हमने वीडियो में पढ़ा हुआ था, जैसे एक अवतल दर्पण है ना, और बीच में यह अभिलंब है, तो यहां से इससे लेफ्ट साइड के जितने मान रहेंगे इस ओर, वो किस में आएंगे? माइनस में, और इधर वाले आएंगे प्लस में। तो अगर मान लो आभासी प्रतिबिंब जो होगा तो वो जो है किस में होगा? आभासी प्रतिबिंब धनात्मक में होगा दोस्तों। इस ओर आभासी प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब इस ओर बनता है, इस वजह से उसके मान जो है ऋणात्मक में होते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं आवर्धन क्षमता के बारे में। देखिए दोस्तों, आवर्धन क्षमता क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मैग्निफिकेशन। गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह अपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। मतलब कितना बड़ा जो है उस वस्तु का प्रतिबिंब बना सकता है, यह उसका आवर्धन क्षमता कहलाता है। जिसका ज्यादा बड़ा बना सकता है उसका आवर्धन क्षमता उतना ही बड़ा होता है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि h वस्तु की ऊंचाई हो और I जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई हो, तो गोली दर्पण द्वारा प्राप्त आवर्धन m, मतलब मैग्निफिकेंट का जो m है ना सामने का, उसे लिया जाता है। तो m किस प्रकार से लिख सकते हैं? m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ऐसा हम लिख सकते हैं। या फिर m बराबर I अपॉन h आप लिख सकते हो। आवर्धन m वस्तु द्वारा u तथा प्रतिबिंब द्वारा v से भी संबंधित है। और इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं? आवर्धन को हम m बराबर I अपॉन h की जगह हम लिख सकते हैं m बराबर माइनस v अपॉन u, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। स्पष्ट है कि यह समीकरण प्रतिबिंब की लंबाई I व वस्तु की लंबाई h में तुलनात्मक अनुपात को व्यक्त करती है। और ये भी जानिए, दर्पण के लिए वस्तु की लंबाई निश्चित होती है, परंतु वस्तु की विभिन्न स्थितियों के संगत प्रतिबिंब की लंबाई परिवर्तित होती है। तो वस्तु की लंबाई तो निश्चित है, जितने बड़ा आपने क्या लिया है, कोई वस्तु लिया है तो बदले तो नहीं, परंतु प्रतिबिंब जो बन रही है वो बदल सकती है। अब आइए देखते हैं ये आवर्धन क्षमता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो किन बातों पर निर्भर करती है? यदि I बराबर है h के, I बराबर है h के मतलब I जो होता है ना वो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वस्तु की ऊंचाई के बराबर है। उस स्थिति में मान लो क्या चीज, मान लो प्रतिबिंब 5 है, ठीक है, और वस्तु का भी 5 सेंटीमीटर है। उस स्थिति में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा दोनों का मान, आप देख पा रहे होंगे। यही चीज यहां बताने की कोशिश किया गया है दोस्तों। इस स्थिति में क्या हो जाएगा? उसका मान 1 हो जाएगा। परंतु प्रतिबिंब का मान अगर बड़ा है, किससे? वस्तु से, उस स्थिति में क्या हो जाएगा? वो 1 से उसका मान बड़ा हो जाएगा। वैसे ही मान लो प्रतिबिंब का मान छोटा है वस्तु के मान से, उस स्थिति में क्या हो जाएगा? 1 से वो छोटा हो जाएगा। यही तो होगा ना। अब ध्यान दीजिए, वस्तु की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है क्योंकि वस्तु प्रायः मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है। आभासी प्रतिबिंबों के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक लेनी चाहिए, तथापि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए इसे ऋणात्मक लेना चाहिए। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, या आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल में बने रहने के लिए प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।